Hello all and welcome to the competitive classes. Today is day 15 of our lecture series जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आज से पहले जितने भी दिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सब वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो डू वॉच दैट। और जो वीडियो अब देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, सो आपको कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट जो है वो आप मिस ना करें। कल जिन बच्चों का जेके बैंक पीओ का एग्ज़ाम था उनके लिए हमने एनालिसिस डाला है, देखिए कैसे क्वेश्चंस आए थे। और जिन्होंने नहीं दिया था वो भी अगर वो एक रेगुलर बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और वो आने वाले फ्यूचर में बैंकिंग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो उनको भी वो एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने IBPS क्लर्क में पूछे गए 12 दिसंबर को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस किए थे हमने, अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी शिफ्ट के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें दो पजल्स, एक थी आई थी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल आई हुई है और एक नॉर्थ साउथ बेस्ड पजल आई हुई है जो कि ईजी नहीं है आई गेस, और साथ में ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए कि आपने आज के सेशन में कितना स्कोर किया। साथ ही साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट हमारा जो हार्डवर्क है, हमारी जो वीडियोस हैं वो बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 5 person ABCDE are sitting in a row 1 facing towards the south direction. This is important to note कि साउथ में कौन बैठा है और नॉर्थ में कौन बैठा है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम उसको मिक्स कर देते हैं, वी डोंट फाइंड इट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड 5 person PQRST are sitting in row 2 facing towards the north direction in such a manner that person sitting in row 1 and row 2 are facing each other. सबसे पहले तो ये साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये लोग जो हैं वो साउथ की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन बैठा है, ABCDE, और यहाँ पे बैठे हैं PQRS एंड T। और ये जो लोग हैं ये आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एक्चुअली में डायरेक्शंस क्या दी गई हैं। Q is third to the right of P and either of them sits at the end of the row। हमें बोल दिया गया है that अगर यहाँ पे P बैठेगा तो Q जो है वो उसके थर्ड राइट पे बैठेगा, और बोला है या तो P एंड पे बैठा है या तो Q एंड पे बैठा है, मतलब यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस मैं ऐसा ले लूँगी जिसमें Q एंड पे बैठा है एंड देन एक तो ये पेयर हो गया ना मेरा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही तो ये चलेगा। दूसरा पेयर मेरा मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 5 लोग ऊपर है 5 लोग नीचे है। यहाँ पे मैंने किसको एंड पे लिया, यहाँ पे मैंने Q को एंड पे लिया, तो यहाँ पे मैं P को ले लूँगी अपने एंड पे। ये मेरा एक पॉसिबिलिटी केस है, ये मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी केस बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास ले आओ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किसके सामने कौन बैठा है। आगे बढ़ो। A sits immediate left of the person who is facing P। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ना है। A किसके लेफ्ट पे बैठा है, जो P को फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर P है तो P को फेस करने वाला कौन हुआ, ये। A कहाँ बैठा है, इसके लेफ्ट पे। अगर आप खुद को साउथ की तरफ बिठाओगे तो हमारा लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला, तो इसका लेफ्ट साइड है ये, तो इसका मतलब A कहाँ बैठा है, यहाँ। और इस केस में आ जाओ तो P के सामने कौन बैठा है, ये, तो इसका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। C is third to the right of B who is sitting at the end of the row। मुझे उसने बोल दिया कि B जो है वो एंड पे बैठेगा। B जो है वो साउथ की डायरेक्शन में है तो वो यहाँ बैठेगा, और यहाँ पे अगेन एंड पे बैठेगा, उसने मुझे बोल रखा है। और मैंने इसको यहाँ बिठाया, यहाँ क्यों नहीं बिठाया, यहाँ पे मैंने उसको इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि मुझे बोला था दैट C is third to the right of B।
बी के थर्ड राइट पे अगर मैं यहाँ पे बिठा देती तो उसके राइट साइड पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचता, ठीक है, यहाँ पे भी, इसलिए मुझे बी को यहाँ बिठाना पड़ा। और सी इसके थर्ड पे था तो 1, 2 और 3, तो सी मेरा आया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो B के थर्ड राइट पे 1, 2 और 3, C मेरा यहाँ आना चाहिए था बट यहाँ पे ऑलरेडी A बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि मेरा जो ये पॉसिबिलिटी केस था दैट इज डिस्कार्डेड इन द सेकेंड स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते ही मेरा सेकेंड केस जो था वो डिस्कार्ड हो गया। अब हम किसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे उसने कहा R इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, R और S यहाँ पे बैठे हैं। अब देखो एक तो ये पोजीशन खाली है और दो ये पोजीशंस खाली हैं। यहाँ पे अगर मैं बिठाऊंगी तो इसके इमीडिएट राइट पे हमें ऑलरेडी P बैठा हुआ है और इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। दैट मीन्स कि R और S यहाँ आएंगे। मुझे बोला R इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो अगर मैं S को यहाँ बिठाती हूँ तो मेरा R कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि S अगर इस तरफ है तो S का लेफ्ट इस तरफ है और S का लेफ्ट उस तरफ है। अब इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो छूट गया, P, Q, R, S, तो मेरा जो रिमेनिंग पोजीशन था वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, वो T ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, नीदर A नॉर B इज द नेबर ऑफ E। A और B जो है वो E के नेबर नहीं है। दैट मीन्स मेरा E जो है वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और ये किसकी पोजीशन होगी, D की। तो दैट गोज A, B, C, D एंड E, P, Q, R एंड दिस मेक्स माई क्वेश्चन कंप्लीट, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। तो इतनी सी पजल थी ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट पजल नहीं थी। अगर आपसे सॉल्व हुई तो वेल एंड गुड, बट अगर सॉल्व नहीं हुई तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 2 to 3 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में, कुछ बच्चों का फर्स्ट को भी एग्जाम है, सो बैकअप। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू टी। टी के ऑपोजिट कौन बैठा है, टी कौन यहाँ बैठा है, टी के सामने आप देख पा रहे हो कौन है, ई। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, ई, विच इज माई ऑप्शन नंबर 4। कट गया है क्वेश्चन में तो बट क्या आएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 of the following 5 belongs to a group, find the one that does not belong to that group। B, S, T, E, Q, B, B, S, T, E, Q। तो आपने देखा कि 5 में से 4 एलिमेंट जो थे वो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स थे जो एंड पे बैठे थे रोज के। तो जो 5वां एलिमेंट था वो एंड पे नहीं बैठा था, तो वही मेरा ऑड वन आउट होगा। तो इसलिए मेरे क्वेश्चन 2 का आंसर क्या रहेगा, S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q की राइट पे कौन है, ये है Q। तो Q की राइट पे कोई है क्या, Q की राइट पे कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग R। आपको ट्रू रिगार्डिंग R भी पूछा जा सकता है और नॉट ट्रू रिगार्डिंग R भी पूछा जा सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉट ट्रू रिगार्डिंग R, तो R के क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, A इज फेसिंग R, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट सही है, दैट A इज फेसिंग R, जी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इमीडिएट राइट ऑफ P, मतलब क्या है कि R जो है वो इमीडिएट राइट पे बैठा है किसके, P के। तो क्या यहाँ से P के इमीडिएट राइट पे बैठा है, जी बिल्कुल बैठा है, P के इमीडिएट राइट पे R बैठा है। नेक्स्ट है, सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T के सेकेंड राइट पे, तो T से अगर काउंट करेंगे 1 and 2, तो T के सेकेंड राइट पे R बैठा है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट सही हुआ। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, तो मेरा स्टेटमेंट ये भी सही हुआ। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q तो S बैठा है, मतलब मेरा जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, बिकॉज ये गलत था, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q नहीं था, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फेसिंग ईच अदर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला पेयर है AS, A के सामने S है क्या, नहीं है। BR, B के सामने R है क्या, नहीं है। TD, T के सामने D नहीं है। नेक्स्ट PC, P के सामने C बिल्कुल है। अगला ऑप्शन है QE, Q और E अगेन पेयर नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 विच इज PC। तो यही क्वेश्चन आया था आपका 12th दिसंबर शिफ्ट के। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, बट यही लेवल आया था और आपका बैंकिंग एसोसिएट का लेवल भी एट पार ही होगा क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम के, ठीक है। मैटर करेगा स्पीड, बिकॉज कितनी पोस्ट हैं, जितनी भी हैं
और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये आपका फाइनल एग्जाम है, इसके बाद कोई मेंस नहीं होने वाला। तो दिस इज़ द डू एंड डाई सिचुएशन फॉर यू कि या तो करो या मरो। नेक्स्ट है हमारे बोर्ड पे आप देख पा रहे हो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे। उस दिन हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन सेंस भी पूछा गया था, इनइक्वालिटी भी पूछी गई थी। तो आज का सेशन उसी की कॉन्टिन्यूटी में है और आज के सेशन में उन्होंने ब्लड रिलेशन भी पूछा था उस शिफ्ट में। तो क्या है, चलिए करते हैं। Q इज़ द वाइफ ऑफ P। Q जो है वो P की वाइफ है, मतलब मैंने आपको बताया था फीमेल को हम माइनस से इंडिकेट कर दें। तो Q अगर P की वाइफ है तो P ऑब्वियसली उसका हस्बैंड हुआ, तो उसके साथ हमने प्लस लगा दिया। R इज़ द मदर ऑफ P। R इज़ द मदर ऑफ P, तो R जो है वो P की मदर है। I इज़ द आंट ऑफ P। P की आंट है तो माइनस। अब आंट जो है वो पापा की सिस्टर भी हो सकती है और मदर की सिस्टर भी हो सकती है, मतलब मासी भी हो सकती है और बुआ भी हो सकती है। हमें नहीं पता अभी इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, इसलिए आगे चलो। A इज़ द फादर ऑफ I। A इज़ द फादर ऑफ I। फादर अगेन प्लस से डिनोट करेंगे। A इज़ मैरिड टू M। A इज़ मैरिड टू M। अगर A पॉजिटिव है तो M नेगेटिव होगा। M हैज़ ओनली 2 चाइल्ड। M हैज़ ओनली 2 चाइल्ड। अगर ये मदर है P की और ये आंट है P की, तो हो सकता है ये दोनों सिस्टर्स हों और हो सकता है कि जो 2 बच्चे A और M के हैं वो यही दोनों हो, R और I। इसलिए आगे स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। L इज़ द सिबलिंग ऑफ P। P का सिबलिंग कौन है? P का सिबलिंग है L। सिबलिंग मतलब इट कैन बी हर ब्रदर, इट कैन बी हिज ब्रदर, इट कैन बी हिज सिस्टर। X हैज़ 2 चिल्ड्रन। X कहाँ है? X कहाँ है मेरा? अच्छा, X के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा, R जो थी वो P की मॉम थी और I जो थी वो P की आंट थी। तो ये दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं और हमें बताया गया है कि M जो है इसके 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि R और M जो है वो इन दोनों के बच्चे हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ इज़ M रिलेटेड टू I। M का I से क्या रिलेशन है? M का I से क्या रिलेशन है? तो आप देख पा रहे हो ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो M जो है वो I की क्या है? मदर। हमने इसको आंट क्यों लिया, इसको इसकी सिस्टर क्यों लिया? बिकॉज हमें इसके फादर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम उसके आई को पैटर्नल रिलेशंस में भेज दें। अगर हमको उसके मैटरनल रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो जो भी रिलेशंस बनेंगे वो उसके मैटरनल साइड पे होंगे ना। क्या आएगा? फादर, मदर, फादर इन लॉ, सिस्टर, नन ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन 1 का आंसर आएगा मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ L इज़ मैरिड टू W। अगर L की शादी किससे हुई है? W से। देन हाउ इज़ W रिलेटेड टू R। W रिलेटेड टू R। अब देखो, मुझे नहीं पता ये सिस्टर है P की या ब्रदर है। अगर ये सिस्टर होगी तो W क्या होगा? W मेल होगा। और अगर ये ब्रदर होगा P का तो W का होगा फीमेल होगा। इन बोथ द केसेस L जो है, P जो था वो R का सन था, L P का सिबलिंग था, मतलब L जो है वो R का भी सन या डॉटर हुआ। तो इसका जो भी स्पाउस होगा वो भी तो R का ही या तो डॉटर इन लॉ होगा या तो सन इन लॉ होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर L P का सिबलिंग है और R P की मदर है तो R L की भी तो मदर हुई। L का जेंडर मुझे नहीं पता। L अगर R की बेटी हुई तो W उसका डॉटर इन लॉ सन इन लॉ होगा, और अगर L R का सन हुआ तो W उसकी डॉटर इन लॉ होगी। तो हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे क्या हमें दोनों ऑप्शंस दिए हैं या C and D दिया है या नन ऑफ दीज दिया है, क्योंकि इसके अलावा जब तक हमें जेंडर पता नहीं होगा तब तक हम W का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं बता सकते। तो अगर आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो, आपको 4th ऑप्शन में दिख रहा है आइदर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ L। व्हेन वी डोंट नो द जेंडर ऑफ L तो हमको W का भी नहीं पता। तो इसका आंसर क्या होगा? सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, हाउ इज L रिलेटेड टू M। L का M से क्या रिलेशन है? ये दोनों
इन दोनों के बच्चे हैं, ये दोनों इसके बच्चे हैं, तो क्या ये इसके नानी और नाना हुए? जी हाँ, बिल्कुल हुए, बिकॉज ये इनके मैटरनल साइड के पेरेंट्स हैं। तो एल का एम से रिलेशन बताना था, तो अगेन या तो वो ग्रैंडसन होगा, या तो वो ग्रैंडसन होगा, या तो वो क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। ओके, या तो वो ग्रैंडसन होगा या तो वो ग्रैंड डॉटर होगा। क्यों? क्योंकि एल का अगेन हमको जेंडर नहीं पता, रिलेशन हम निकाल सकते हैं बट हमें जेंडर नहीं पता कि वो सन है या डॉटर। तो बड़ा इजी ब्लड रिलेशन था ये, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारी एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, जो अभी तक आज तक हमने अपने सेशंस में नहीं की। इसके आने के चांसेस भी हमारे एग्ज़ाम में 100% है कि किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमें सिर्फ बताया गया होता है कि कितने फ्लोर्स हैं और कितने फ्लैट्स हैं, कौन किसके राइट पे है, कौन किसके लेफ्ट पे है। ठीक है, तो हमें बताया है 8 persons are living in a 4-story building such as ground floor is numbered as 1। ठीक है, 4 फ्लोर हैं बिल्डिंग के, 4, 3, 2, 1। ग्राउंड फ्लोर है 1 पे, जस्ट अबव फ्लोर 1 इज नंबर्ड एज 2, जो हमने बनाया 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4। आगे है ईच ऑफ द फ्लोर्स हैज 2 फ्लैट्स इन इट, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। ठीक है, ये मैंने फ्लोर्स बना दिए। ठीक है, ये आ गया मेरा फ्लैट 1 और ये आ गया मेरा फ्लैट 2। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स। फ्लैट्स के नाम क्या है? P और Q। फ्लैट P ऑफ, अब मुझे ये नहीं बताया कि ये वाला फ्लैट P होगा या ये वाला फ्लैट Q होगा, ये वाला फ्लैट Q होगा या ये वाला फ्लैट P होगा। अभी तक मुझे इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में होएगी। और ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन सा फ्लैट किस फ्लैट के राइट पे है या किसके लेफ्ट पे है। तो और क्या बताया है कि फ्लैट P जो फ्लोर नंबर 4 का होगा वो किसके ऊपर होगा? फ्लैट 3 के ऊपर होगा। क्यों? मतलब कि जैसे अगर फ्लैट A है फ्लोर नंबर 1 का, तो फ्लोर 2 का फ्लैट A उसके ऊपर होगा, फ्लोर 3 का फ्लैट A उसके ऊपर होगा। सिमिलरली B फ्लैट है कोई ग्राउंड फ्लोर पे, तो हर फ्लोर का जो फ्लैट B होगा वो उसी फ्लैट के ऊपर आएगा। तो आगे G lives on an even numbered floor just above M and both is having the same flat number। G उसने बोला इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। इवन नंबर फ्लोर एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी को इसके राइट साइड पे बना लेती हूँ और एक पॉसिबिलिटी को इसके लेफ्ट साइड पे बना लेती हूँ। ठीक है ना? आई होप आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने फ्लोर 4 पे बिठाया जब G को, तो M आएगा उसके बिल्कुल नीचे। क्यों? बिकॉज उसने मुझे बोला दैट M एंड बोथ आर हैविंग द सेम फ्लैट नंबर। जिस फ्लैट पे M बैठा है उसी फ्लैट नेम से G बैठा है। और अगर मेरा G आएगा 2 पे तो मेरा M कहाँ पे आएगा? 1 पे। अभी तक मुझे ये नहीं पता वो दोनों फ्लैट P में बैठे हैं या फ्लैट Q में बैठे हैं। A lives on an odd numbered floor and is to the west of M's flat। अगर M का ये फ्लैट है तो वेस्ट का मतलब क्या हुआ? M के लेफ्ट साइड पे। अपनी डायरेक्शंस को याद करो। इसका मतलब क्या हुआ कि M जो है वो A के ईस्ट पे है, A जो है वो ऑड नंबर पे बैठा है और M के बिल्कुल लेफ्ट पे बैठा है। तो मतलब मेरा जो G और M है वो यहाँ पे आएगा और मेरा A जो है वो यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा M जो था वो A के ईस्ट पे था और मेरा A जो था M के वेस्ट पे था। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो G जो है वो फ्लोर 2 पे आएगा, M फ्लोर 1 पे आएगा और A जो है वो M के वेस्ट पे आएगा। अभी तक मुझे P और Q फ्लैट नेम के बारे में नहीं पता। आगे चलो, M इज़ लिविंग इन फ्लैट Q। मुझे उसने बता दिया कि M फ्लैट Q पे बैठा है, मतलब कि ये जो है वो फ्लैट नेम Q है और ये जो है वो फ्लैट नेम P है। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटीज़ में ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी, ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी।
तो ये मेरा P हुआ, ये मेरा Q हुआ, क्योंकि M किस फ्लैट में बैठा है, Q फ्लैट में बैठा है। आगे चलो, देयर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन M एंड K। M और K के बीच में कितना गैप है, 2 फ्लोर्स का। यहाँ पे अगर M है तो 2 फ्लोर छोड़ के कहाँ, यहाँ कहीं बैठना होना चाहिए था, तो यहाँ पे नीचे तो फ्लोर ही खत्म हो गया। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर सिर्फ फ्लोर नंबर 4 है, मतलब मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है, क्योंकि M और K के बीच में 2 फ्लोर्स का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 फ्लोर का डिस्टेंस है, मतलब 1 और 2, और K जो है वो यहाँ आएगा। फ्लोर की बात कही है उसने, फ्लैट की बात नहीं कही, तो हो सकता है K जो है वो फ्लैट Q में बैठा हो सकता है K जो है वो फ्लैट P में बैठा हो। वो हमको नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा। K इज नॉट हैविंग द सेम फ्लैट नेम एज M। K का सेम फ्लैट M का नहीं है, मतलब अगर M Q में है तो K जो है वो किस फ्लैट में होगा, वो होगा फ्लैट P में। आगे, देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन I एंड C। I और C के बीच में 1 फ्लोर का गैप रहेगा। W लिव्स इमीडिएटली बिलो I। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली बिलो I एंड इज हैविंग द सेम फ्लैट नेम एज दैट ऑफ I। I के नीचे बिल्कुल W बैठा, सॉरी हाँ, I के नीचे बिल्कुल W बैठा है, I के नीचे बिल्कुल W बैठा है, और I और W का फ्लैट नेम जो है वो सेम है। तो ढूंढो ऐसे कौन से 2 फ्लैट हैं जो बिल्कुल 2 जगहें छोड़ रहे हैं। एक मेरा ये है IW, और एक ये हो सकता है IW। आगे बढ़ो, मेरे को क्या दिया था कि I और C के बीच में 1 फ्लोर का डिस्टेंस है। अगर मैं I और W को यहाँ लिख लूँ, I को P में बिठाऊँ, W को भी P में बिठाऊँ, तो क्या मेरा I और C के बीच में 1 फ्लोर गैप रहेगा। फिर मेरे C के लिए जगह कौन सी छूट जाएगी, ये वाली या ये वाली। तो यहाँ पे तो I और C के बीच में कोई फ्लैट गैप छूटा ही नहीं, और यहाँ पे भी कोई भी फ्लोर गैप नहीं छोड़ा। मतलब ये मेरा जो केस था वो गलत है, इसलिए मैंने इसको अलग से पॉसिबिलिटी नहीं बनाया, क्योंकि वो यहाँ पे ही क्लियर हो जाता। अगर मैं I को यहाँ बिठाऊँ और W को यहाँ बिठाऊँ, I और W का जो फ्लैट नेम था वो सेम था, तो I और W को यहाँ बिठाऊँ, I और C के बीच में 1 फ्लोर है, तो मेरा C यहाँ आ जाएगा। I के बीच में जो मेरा तीसरा फ्लोर है वो I और C के बीच में रहेगा, तो मतलब मेरी कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे कौन बैठेगा, जो मेरा रिमेनिंग पर्सन है वो कौन है, हमने किस किस को बैठा दिया, A C G I, J को नहीं बिठाया हमने, तो मतलब ये जो पोजीशन है वो किसकी आएगी, J की। तो फ्लोर 1 पे बैठे हैं A और M, फ्लोर 2 पे बैठे हैं C और G, फ्लोर 3 पे बैठे हैं J और W, 4 पे बैठे हैं K और I। तो ये थी आपकी आज की फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल कभी भी ज़्यादा इजी नहीं होती, बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, और जिसको पॉसिबिलिटी केसेस बनाने आते हैं ओनली दे कैन डू द फ्लैट फ्लोर पजल। अगर आपको नहीं आती है तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पजल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सबकी स्क्रीन पे, J लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि J कौन से फ्लोर पे बैठेगा, J बैठेगा ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव W। तो W के इमीडिएटली अबव कौन बैठा है, I। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा, I। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर ट्रू। K फ्लैट Q, K जो है फ्लैट Q, कॉम्बिनेशन देखो, J फ्लोर 2, G फ्लैट P, G फ्लैट P, गलत। कॉम्बिनेशन बताना है, देखो J क्या फ्लोर 2 पे बैठा था, नहीं। K फ्लोर Q पे बैठा था, फ्लैट Q में बैठा था, नहीं। तीसरा था G, ये क्या फ्लैट P में बैठा है, नहीं, ये G फ्लैट Q पे बैठा है। I फ्लैट Q में बैठा है, जी हाँ बिल्कुल बैठा है। नेक्स्ट भी देख लो, W फ्लोर 2, नहीं, W का फ्लोर 3 है, तो मतलब जो मेरा कॉम्बिनेशन सही था वो कौन सा था, 4th वाला, विच वॉज I इज सिटिंग ऑन फ्लैट नेम Q। I जिस फ्लैट में है उसका नाम क्या है, फ्लैट Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट Q ऑफ 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर ये रहा, उसके फ्लैट Q में कौन बैठा है, तो उसके फ्लैट Q में बैठा है W। ठीक है, विच इज माई ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर हैविंग द सेम फ्लैट नेम एज दैट ऑफ C। C के साथ वाला फ्लैट नेम किसका है, ऑप्शंस देखो, G, W, J, K,
बोथ जे एंड के। तो सी का जो फ्लैट नेम है वो किस फ्लैट नेम से, किन के फ्लैट नेम से मिलता है, के और जे के, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर 5, जिसमें उसने बोथ की बात की है। तो आज के सेशन में ये इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन आज का यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और बाकी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। हम आगे भी आने वाले एग्जाम के एनालिसिस आपके लिए लेके आते रहेंगे, बिकॉज दे आर मोस्ट यूज़फुल पार्ट। कि जब आप पेपर देने कोई जाते हो तो पुराने पेपर में क्या आया था, क्या नहीं आया था, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, क्या नहीं फॉलो हो रहा है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आने वाले 2-3 दिन में हम और सेशंस आपके साथ शेयर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एंड देन यू कैन बी रेडी फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।